तो आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानने वाले हैं जो सभी ठगों का बाप है। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो लंदन में रहता है, जिसका नाम रॉय है। तो रॉय एक डेटिंग ऐप से एक लेडी को मिलने जाता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं। तो बातें करते हुए लेडी बताती है उसके बेटे की और हस्बैंड की मौत हो चुकी है और वो अपने ग्रैंडसन के साथ ही रहती है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करती है। रॉय भी अपने बारे में बताता है कि मेरा एक बेटा था लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहता। और बातों ही बातों में रॉय उसे बताता है कि मैंने जो तुम्हें नाम बताया था वो मेरा असली नाम नहीं था, मेरा असली नाम रॉय है। ये बात सुन के लेडी भी बोलती है मैंने भी अपना नाम तुम्हें असली नहीं बताया था, मेरा असली नाम बेटी है। और ये दोनों इस बात पे बहुत हंसने लगते हैं। इन दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। और इस मीटिंग के बाद रॉय एक क्लब में जाता है जहाँ के उसका विंसेंट नाम का दोस्त दो आदमियों के साथ बैठा हुआ था। रॉय उन्हें मिलते ही उन्हें एक बिजनेस की स्कीम बता देता है। इस स्कीम में हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे उतना डबल हो जाएगा। और मैंने दूसरा क्लाइंट भी ढूंढ लिया है जिसमें कि ये 8 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने वाला है। और अगर हम चारों लोग 2-2 लाख इन्वेस्ट करें तो हम उससे 50% की पार्टनरशिप ले सकते हैं और जल्दी हम लोग अमीर हो जाएंगे। वो दोनों रॉय की बात से कन्विंस हो जाते हैं। और इसके बाद रॉय को दिखाया जाता है जो अपने घर को ऑफिस में कन्वर्ट कर रहा होता है, जहाँ उसका दोस्त विंसेंट उन दो आदमियों को लेके आता है। अब यहाँ पे वो पार्टनर भी आ जाता है जो 8 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने वाला था। वो पार्टनर रॉय से पूछता है हमारा प्रॉफिट हमें कब तक मिलेगा। रॉय कहता है जल्दी, हम ये पैसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको आपका प्रॉफिट 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो रॉय जल्दी से एक डिवाइस निकालता है जिससे कि सब इन्वेस्टर अपने अपने पैसे रॉय के अकाउंट में डाल सके। जब वो दूसरा इन्वेस्टर अपने पैसे ट्रांसफ़र करने वाला होता है तभी रॉय के दोनों इन्वेस्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने प्रेसिडेंट को इसमें से कितना कमीशन देना पड़ेगा। ये कह के मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बात उस पार्टनर को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर रॉय उन दोनों से कहता है अभी हमें उस पार्टनर को मनाना पड़ेगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद रॉय बेटी से मिलने जाता है। इन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया था लेकिन वो रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका था। यहाँ पे रॉय छड़ी का सहारा लेके जानबूझ के चल रहा था। वो बेटी से कहता है कि मेरे घुटने में कभी कभी दर्द होता है। अब बेटी उसे अपनी नई कार दिखाती है जिसमें कि दोनों बेटी के घर जाते हैं। बेटी का घर बहुत ही अच्छा होता है जिसे रॉय बहुत ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद बेटी रॉय के लिए डिनर भी बनाती है और ये बातें करते हुए एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। और कुछ ही देर में बेटी का ग्रैंडसन विंसेंट भी वहाँ पे आ जाता है। वो रॉय को देख के खुश नहीं था। डिनर हो जाने के बाद बेटी और विंसेंट रॉय को छोड़ने के लिए उसके घर पे जाते हैं। बेटी रॉय से पूछती है रॉय तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो। रॉय बेटी को बताता है कि मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। बेटी जानती है कि रॉय के घुटने में दर्द है तो वो टॉप फ्लोर तक कैसे जाएगा। और वो देखती है कि उसे ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसीलिए बेटी रॉय को बोलती है तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहने आ जाओ। रॉय अपना सब सामान लेकर बेटी के घर पे आ जाता है। और अगली सुबह वो कॉफ़ी पीते हुए गार्डन में घूम रहा होता है तभी उसे एक लड़का दिखता है जो उस पर नज़र रख रहा था। लेकिन रॉय कुछ समझ पाता इससे पहले वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद विंसेंट से रॉय कहता है कि मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या मुझे तुम एयरपोर्ट तक छोड़ सकते हो। विंसेंट उसे एयरपोर्ट पे छोड़ देता है। और विंसेंट के निकलते ही रॉय कपड़े बदल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है और अपने घर पे जाता है जहाँ की उसने वो ऑफिस बनाया था। और यहाँ पे वो सब इन्वेस्टर थे जो पिछली बार यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए थे। और रॉय के वो दो इन्वेस्टर जिन्होंने पिछली बार उनके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगते हैं। और इसके बाद सब लोग रॉय के अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया वो कुछ ही दिनों में डबल होने वाला था। और इसी खुशी में वो पार्टनर रॉय के एक पार्टनर को गले लगा लेता है। और रॉय के पार्टनर को शक हो जाता है कि ये कोई इन्वेस्टर नहीं है, ये तो पुलिस का आदमी लग रहा है क्योंकि उसके कोट के अंदर रॉय के पार्टनर को वायर्स महसूस हो रहे थे। रॉय का पार्टनर उस दूसरे पार्टनर से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उस दूसरे पार्टनर ने उसे टाइट पकड़ा हुआ था। और तभी नीचे से पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगती है। रॉय जब नीचे देखता है तो पुलिस की गाड़ी होती है। तभी रॉय के दो पार्टनर यहाँ से भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि रॉय को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। और उन दोनों के भागने के बाद सभी लोग अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि ये सब प्लान रॉय का ही था। साथ ही जो दो पुलिस वाले आए थे वो भी नकली थे। रॉय को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। ये सब प्लान रॉय का ही था। इससे वो दो पार्टनर के पैसे रॉय और रॉय की टीम लूटने वाले थे। और रॉय का यही पेशा है। रॉय एक कॉन आर्टिस्ट है जो दूसरे लोगों के पैसे लूटता है।
अब ये सब उस पैसे को लूटने की वजह से जश्न मनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि रॉय और रॉय का दोस्त एक बुचर शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें वही इंसान मिलता है जो इन्वेस्टर बन के आया था। ये इस बुचर शॉप का मालिक होता है और ये रॉय का आदमी होता है, जो कि ज़्यादा पैसे के लालच में रॉय को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो रॉय उसका हाथ ही उधर तोड़वा देता है। इससे हमें पता चलता है कि रॉय कितना खतरनाक है। इसके बाद रॉय अपने साथी विंसेंट को लेके बेटी के घर पे जाता है और बेटी आने के बाद रॉय बेटी को बताता है कि ये मेरा एक इन्वेस्टर प्लानर है। रॉय बेटी से कहने लगता है कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से मैं कुछ तुम्हारे नाम कर दूँ, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। बेटी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारे बेटे के नाम सब कुछ करना चाहिए, ना कि मेरे। और यहाँ पे विंसेंट बेटी से इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कर देता है और बातों ही बातों में बेटी से वो निकलवा लेता है कि उसके पास 2 मिलियन पाउंड्स है, जो कि बहुत बड़ा ही अमाउंट होता है। इसके बाद विंसेंट बेटी से कहता है कि क्यों ना तुम इस सब पैसे को इन्वेस्ट कर दो और कुछ 5 सालों में ही ये सब पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें और रॉय को एक जॉइंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारा पैसा एक ही अकाउंट में डालना पड़ेगा। इससे तुम दोनों टैक्स से भी बच जाओगे। बेटी कहती है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वो उनकी बात पर एग्री नहीं करती। रात को बेटी फिर से पानी निकाल रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है, और जैसे ही मुड़ती है तो उसके पीछे कोई तो होता है, तो वो जोर से चिल्लाती है। रॉय बाहर आके देखता है, उसे पता चलता है कि अभी अभी कोई यहाँ से भागा है, इसलिए यहाँ पे कमरा टूटा हुआ है। वो समझ जाता है किसी ने तो घर में आने की कोशिश की थी, लेकिन वो कौन है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह रॉय, विंसेंट और बेटी बैठे हुए थे। विंसेंट रॉय को एक चेक निकाल के देता है और विंसेंट रॉय को कहता है जो पैसे तुमने इन्वेस्ट किए थे उसमें तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे बेटी का ग्रैंडसन विंसेंट भी आ जाता है। उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी ग्रैंड माँ को बताने लगता है जब भी रॉय आपसे मिला था वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पर भी विश्वास करो और अपने पैसे को जॉइंट अकाउंट में डालो। इस बात से विंसेंट ऑफेंड होकर यहाँ से चला जाता है। बेटी को भी इस बात से बुरा लगता है, लेकिन रॉय उन दोनों को भी समझा देता है। अब कुछ दिनों के बाद रॉय बेटी से कहता है कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा मैं पैसा स्टीवन को दे दूं और बाकी बचे हुए पैसे से हम लोग घूमने जाएं। बेटी को उसकी बात ये बहुत ही अच्छी लगती है। बेटी कहती है कि मुझे बर्लिन जाना है। बात पे रॉय कहता है कि हम बर्लिन नहीं कहीं और जाते हैं, लेकिन फिर वो बाद में मान जाता है। जब बर्लिन में ये दोनों घूम रहे थे तभी रॉय को वो इन्वेस्टर दिखता है जिसका पैसा रॉय और रॉय की टीम ने लूटा था। वो बेटी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फिर वो वहाँ से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में चला जाता है, जहाँ कि वो इन्वेस्टर उसका पीछा करने लगता है। सब पैसेंजर ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। तभी वो इन्वेस्टर रॉय के पास आता है और बोलता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तुमने मुझे बेवकूफ़ बना के लूटा है। रॉय कहता है तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है। और तभी रॉय देखता है कि पीछे से मेट्रो आ रही है और रॉय उस इन्वेस्टर को मेट्रो के नीचे फेंक के चला जाता है और फिर से बेटी के पास आ जाता है। इसके बाद दोनों के दोनों बर्लिन पहुंच जाते हैं। वहाँ पे स्टीवन भी आ जाता है। रॉय स्टीवन को देख के हैरान हो जाता है। बेटी कहती है कि स्टीवन इस जगह को अच्छे से जानता है, इसलिए उसी ने इसे यहाँ पे बुलाया है। फिर यहाँ से स्टीवन उन दोनों को एक पुराने होटल में लेके जाता है और उस बिल्डिंग को देख के रॉय थोड़ा सा घबरा जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से ही रॉय इस जगह को जानता है। स्टीवन इन दोनों को एक फ्लैट में लेके जाता है और बताता है कि रॉय यहाँ पे पहले आ चुका है। मैंने इनके सर्विस रिकॉर्ड चेक किए हैं, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि रॉय ने इस फ्लैट में विजिट किया है। अब रॉय उन दोनों को बताता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं ब्रिटिश आर्मी में काम किया करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के 3 साल बाद मैं यहाँ पे रहने आया था। मुझे रशियन नहीं आती थी, इसलिए मैंने रशियन आर्मी के एक जवान को हायर किया था जिसका नाम हैंस था। वो मेरे लिए काम करता था और हमें एक दिन पता चला कि यहाँ पे एक नाजी सैनिक छुपा हुआ है। दोनों उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन उसे पता चल गया और उसने हम लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया और उसने हैंस को गोली मार दी और हैंस जगह पे ही मर गया। इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। स्टीवन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो बाद में पकड़ा गया था और उसने बयान दिया था कि जो आदमी मारा गया है वो ब्रिटिश सोल्जर था, यानी कि रॉय था, और हैंस बच गया था। और रॉय यहाँ पे सच बता देता है, हाँ ये सच है, हाँ उस दिन ब्रिटिश सोल्जर मारा गया था और मैं बच गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसकी पहचान ले लूँगा। और उस दिन के बाद मैं हैंस से रॉय बन गया। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझ पे किसी ने शक नहीं किया और उसके बाद मैं लंदन आ गया और इंग्लिश मैन बन के ज़िंदगी गुजारने लगा। स्टीवन कहता है कि तुम एक जर्मन हो, हमें पता नहीं कि तुमने कितने क्राइम किए हैं, इसलिए हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते। रॉय कहता है मैंने पिछले 50 सालों से कोई भी क्राइम नहीं किया है,
वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ वो दोनों देशों की तरफ से हुआ था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और बेटी ये सब बातें सुनने के बाद अपने ग्रैंडसन से कहती है कि तुम चुप रहो, यहाँ से चले जाओ। स्टीवन अपनी ग्रैंड मदर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटी स्टीवन की बात नहीं मानती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। रॉय बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया होता है। बेटी उसे कहती है कि तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ बहुत ही खुश रहती हूँ, मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। और हम अब लंदन जा रहे हैं, तुम विंसेंट को बुला लेना। मैंने तय कर लिया है कि हम दोनों सारे पैसे एक जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि विंसेंट ने हमें कहा था। इसके बाद ये सब अपने घर आ जाते हैं। विंसेंट भी वहाँ पे आ गया था और वो जॉइंट अकाउंट के पेपर्स पे उन दोनों की साइन करवा देता है। वो उन्हें कीपैड्स भी देता है जिससे कि वो अपने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। सबसे पहले रॉय अपने सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और बेटी भी अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। और ये दोनों कीपैड का पासवर्ड लिलीज रख देते हैं, जिससे कि होता ये है कि इस पासवर्ड के बिना और इस कीपैड के बिना कोई भी इसमें से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये दोनों भी खुश हैं। तभी रॉय को विंसेंट का कॉल आता है, लेकिन रॉय रिसीव नहीं करता। बेटी पूछती है कि किसका कॉल था। वो कहता है मेरे बेटे का कॉल है, वो लंदन में है और मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता। बेटी उसे फोर्स करती है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। रॉय उसकी बात मान जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वो बैग में कपड़े रखते रखते बेटी से कहता है कि रात को शायद मुझे वहीं पे रुकना पड़ेगा। उसने कीपैड भी बैग में रख लिया होता है। बेटी कहती है कि तुम अपने लिए पानी भी रख लो और वो किचन में पानी लेने के लिए जाता है। इसके बाद वो दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे बेटी उसको सी ऑफ करती है और यहाँ से रॉय निकल जाता है। रात को रॉय शराब पीते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने बेटी के सारे पैसे को हड़प लिया था। अब वो बैग में से कीपैड निकाल के उसमें से सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला होता है, लेकिन वो बैग खोलता है तब उसमें कीपैड नहीं होता। इस बात से वो रॉय पूरी तरह से बौखला जाता है। जल्दी से अपने बैंक में फ़ोन करता है और वो कहता है कि मैं मेरे सारे फंड्स दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक का कस्टमर केयर उसे बताता है बिना कीपैड के आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका कीपैड खो गया है तो हम आपको नया कीपैड कुरियर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में कुछ दिन लग सकते हैं। और इसके बाद रॉय को एहसास होता है उसको बेटी के घर पे जाके अपना कीपैड लेके आना पड़ेगा। और वो रात को ही बेटी के घर पे पहुंच जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरी तरह से घर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेटी उधर सामने चेयर पे बैठी होती है और उसके हाथ में कीपैड होता है। रॉय बेटी से कहता है मेरी फ़्लाइट छूट गई थी इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तभी बेटी के हाथ में जो कीपैड होता है उसमें से वो एक बटन दबा देती है। रॉय कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो रॉय को बताती है कि मैंने अपने जॉइंट अकाउंट में लॉगिन कर रखा है और तुम्हारे हर एक झूठ के साथ मैं इसमें से 50 पाउंड अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। रॉय कई सारे झूठ बोलता है ताकि वो बेटी को यकीन दिला सके कि वो एक सच्चा इंसान है, लेकिन हर एक झूठ के साथ बेटी बटन दबाती है और उसके हर एक झूठ पे उसके 50,000 पाउंड कट हो जाते हैं। और इसके बाद रॉय हार मान जाता है। रॉय बताता है कि उसका कोई भी बेटा नहीं है। रॉय पूरी तरह से हार मानने के बाद बेटी से पूछता है कि तुम कौन हो। बेटी कहती है दीवार पे लगी हुई उस पेंटिंग को देखो जो लिली फूल की होती है। जब रॉय गौर से उस फूल को देखता है तो उसके दिमाग में एक नाम आता है जो लिली होता है और उसे याद आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जब वो बर्लिन शहर में था तब बहुत बड़े व्यापारी की बेटी को इंग्लिश पढ़ाने जाता था और लिली को उससे प्यार हो गया था। और एक बार वो घर पे लिली का इंतज़ार कर रहा होता है तभी उसे म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पे लिली की 3 सिस्टर्स डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और तीनों में से लिली की एक बहन रॉय को, जिसका कि नाम हैंस होता है, उसे डांस करने के लिए कहती है। डांस करते करते लिली की बहन के साथ हैंस बदतमीजी करता है। इसके बाद वो धक्का देके उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वो उस कमरे में आ जाता है जहाँ पे लिली होती है। रॉय लिली के बहनों ने किया हुआ अपमान का बदला लिली पे ज़बरदस्ती करके लेता है, लेकिन लिली ये बात अपनी मॉम को नहीं बताती। और रॉय नीचे जाता है तभी देखता है लिली की तीनों बहन अपने पिताजी के साथ वहाँ पे खड़ी हुई है। उन्होंने रॉय के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद लिली के पिता हैंस को यानी कि रॉय को बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं। हैंस यानी कि रॉय इस बात का बदला लेने के लिए वो नाजी सैनिकों से कह देता है कि ये परिवार ब्रिटिश आर्मी से मिला हुआ है, ये परिवार एक देशद्रोही है और इसी वजह से उसके पिताजी को फांसी की सज़ा दी जाती है। प्रेजेंट टाइम में फैन यानी कि रॉय बेटी के सामने होता है और उसे पता चलता है कि यही बेटी यानी लिली है।
बेटी उसे बताती है कि मेरे पिताजी के मौत के बाद मेरे माँ ने भी अपनी जान ले ली थी। इसके कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने आया था। मेरी तीनों सिस्टर एक ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन मैं बच गई। और यहाँ पे रॉय ने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर लिया था और बेटी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। बेटी बोलती है कि तुम्हारे जुर्म का पूरा सबूत मेरे पास है। बेटी रॉय से कहती है कि मेरा पोता किसी को ढूंढने में बहुत ही माहिर है। उसने तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे क्राइम की पूरी हिस्ट्री का पता लगा लिया था। बचपन में तुम्हारा एक लॉकेट मेरे पास था, जिस लॉकेट को लेने मैं अपने पुराने घर गई थी। उस लॉकेट में तुम्हारे बाल थे और उन बालों की मदद से मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया। इससे हमें पूरा यकीन हो गया कि तुम ही हैंस हो। अब हम कानून को भी ये बात साबित कर सकते हैं। और वो बताती है कि विंसन तुम्हारा दोस्त भी हमारे साथ मिल चुका है, क्योंकि मेरे पोते ने उसे समझा दिया था कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम भी जेल जाओगे। और साथ में बेटी उसे ये भी बताती है कि स्टीवन मेरा पोता नहीं है। मेरा पोता तो वो है जो कार में बैठ के तुम पे नज़र रख रहा था। स्टीवन और मेरा पोता बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। और बेटी रॉय को कीपैड दे के वहाँ से निकलने लगती है। उसमें अभी 1 लाख पाउंड्स होते हैं। देख के रॉय पूरा आग बबूला हो जाता है। वो बेटी पे हमला कर देता है और बेटी तभी किसी को कॉल करती है और उसी पल वहाँ पे 2 आदमी आ जाते हैं। इसमें से एक आदमी वो होता है जिसका हाथ रॉय ने तोड़ा था और दूसरा आदमी वो होता है जिसके पार्टनर को मेट्रो के नीचे धक्का देकर रॉय ने मार दिया था। बेटी जाने से पहले इन्वेस्टर को कहती है कि जितने पैसे तुम्हें इससे लेने हैं इतने ही पैसे उस कीपैड में हैं। अगर तुम चाहो तो वो वापस ले सकते हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो घर से दूर जा रही होती है तभी रॉय की यानी हैंक की उसे चीखने की आवाज़ें आ रही होती। वो इन्वेस्टर और वो उसका पार्टनर उसे बहुत मार रहे होते हैं। उसके बाद रॉय को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। उसका पार्टनर विंसेंट वहाँ पे उसे मिलने आता है, जिसे देख कर रॉय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। और इस स्टोरी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि लिली अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं चलता हूँ, साइनिंग ऑफ।